हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज टेंथ का करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए भी है, कंपटीशंस के लिए। कंपटीशंस में हम लोग जनरली ओलंपियाड और एनटीएससी, ये दो कंपटीशंस पर हम लोग ज़्यादातर टारगेट करेंगे और ये टारगेट करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि टेंथ का फिजिक्स का जो चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर जो है ये केवल टेंथ बोर्ड के लिए नहीं है, एनटीएससी के लिए भी काम करेगा और ओलंपियाड के लिए भी, दोनों के लिए, ओलंपियाड के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए काम करने वाला है, ओलंपियाड के लिए भी और एनटीएससी के लिए भी, दोनों के लिए। साथ ही साथ बोर्ड में भी अच्छा नंबर के लिए इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर का, ओलंपियाड का और एनटीएससी का क्वेश्चंस लेंगे और बोर्ड में भी बहुत अच्छा से अगर नंबर लाना है, बोर्ड में भी क्लास 10th का आईसीएसई और सीबीएसई, हम लोग दोनों को बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है आईसीएसई और प्लस सीबीएसई, आईसीएसई प्लस सीबीएसई दोनों का सिलेबस रहेगा। दोनों ही बोर्ड का बच्चा लोग अच्छा से इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को एंजॉय कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो कंटेंट है टोटली आईसीएसई और सीबीएसई मिलाकर एक अपना खुद का कंटेंट है, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्योंकि बहुत ही वेटेज चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी और कंपटीशंस में भी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हम लोग तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले पढ़ना क्या है, पहले उसके बारे में वो जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या है, चार्ज का इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम लोग आज चार्ज का इंट्रोडक्शंस पूरा कवर करने वाले हैं। टोटली चार्ज का इंट्रोडक्शंस यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर सब चीज़ कवर करने वाले इंट्रोडक्शंस में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सब चीज़ जो 10th के बुक में होगा भी नहीं भी होगा, लेकिन फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट वीडियो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है, जो कि चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पूरा इन डिटेल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा और अच्छा न्यूमेरिकल्स लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ और साथ ही साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिपेंडिंग फैक्टर, कौन कौन फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, कौन कौन फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो सब। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स भी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सीरीज ग्रुपिंग हो गया और कैसा हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। तो ये दोनों ग्रुपिंग हम लोग करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में, ये भी इस चैप्टर में आने वाला है। यानी कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक पावर, हाउस होल्ड सर्किट, जो कि आईसीएसई के बुक में भी दिया है कि रियल लाइफ में करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कहाँ है, तो सब यहाँ पर मिलने वाला है ओवरऑल। साथ ही साथ रिंग सर्किट सिस्टम एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पावर, यानी कि पावर कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यानी कि जो करंट बना और वो करंट कैसे एक प्लेस से दूसरे जगह, यानी कि हम लोग के घर तक, यानी कि डोमेस्टिक यूज के लिए वो करंट कैसे पहुंचता है, ये सब इस चैप्टर में मिलने वाला है। एकदम बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं, ये चार्ज होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि अगर चार्ज का अगर हम लोग बात करें कि चार्ज होता क्या, चार्ज वर्ड आया कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ जानेंगे कि चार्ज आने से पहले हम लोग जानते हैं कि आइटम क्या होता है। आइटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं आइटम। और आइटम के न्यूक्लियस में होता है दो पार्टिकल होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दम समझते चलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इसके ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लोग चार्ज का बात करें कि चार्ज होता क्या है, तो इस पर चार्ज जो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग बोलते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 kg। उसी तरह प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसका चार्जेस प्रोटॉन का चार्जेस
प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका मास जो होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि इतना हो जाता है इसका मास। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता है, इसका मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन में स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा। तो ये सब चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी न्यूट्रल आइटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जनरली क्या, एटॉमिक नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स या आइटम्स, तो उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर अगर बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों बराबर है और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर देखा जाए तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में 1.602 है, यहाँ पर माइनस में 1.602 इंटेंट पर, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नेचर अपोजिट है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो ओवरऑल चार्ज जीरो होगा तो आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं। तो ये चार्ज आया कहाँ से, चार्ज आने का कारण क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मेन बात कि चार्ज आने का कारण क्या है, अगर चार्ज आने का कारण देख लेते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से या कुछ प्रोटॉन को हटा दिया जाए, या प्रोटॉन को नहीं, यहाँ से तो प्रोटॉन को हटाना पॉसिबल है नहीं, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दे या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बढ़ा दे। प्रोटॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, हम लोग न्यूक्लियस जानते हैं, उसका अप्रोक्सीमेटली जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जहाँ से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से बॉडी पर चार्जेज आ सकता है। तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं और या तो हटाते हैं या तो बढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिस्टम को हम लोग रबिंग करते हैं, लेकर हम लोग रबिंग करते हैं, कोई भी दो सिस्टम को लेते हैं और उसको रबिंग करते हैं, जिसके वजह से चार्ज आता है। और जैसे ही चार्ज आता है तो ये चार्ज क्या करता है, चार्ज या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, या मैग्नेटिक फील्ड को, वही चार्ज को जब हम मोशन में ला देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें चार्जेस का और मेन रीजन्स हम लोग जानते चलेंगे कि चार्जेस आया कैसे। तो हम लोग देखें क्या करना है, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द रबिंग टुगेदर और टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। दो बॉडी को लेकर आपस में रबिंग करने से चार्जेस क्रिएट होता है। तो रबिंग करने से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही रबिंग करते हैं तो वहां पर हीट क्रिएट होता है, और हीट क्रिएट होने की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ उठकर चला जाता है, और जिसके वजह से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि कंघी को लेते हैं या पेन को लेते हैं, उसको सर में रगड़ते हैं, तो सर में रगड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, और पेपर पीसेस पर लेकर उसको हम लोग चिपकाते हैं। ये जनरली हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। या जनरली हम ये भी देखे हैं कि जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब वो चलता है तो उस केस में ड्राई एयर से वो टकराने की वजह से, ड्राई एयर से पास कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन होगा वहाँ पर, और फ्रिक्शन होने की वजह से उसका बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसलिए जब एरोप्लेन नीचे आता है ना तो स्पार्क क्रिएट करता है, चिंगारी फेंकता है, स्पार्क क्रिएट होता है। तब इसीलिए ज़्यादातर एरोप्लेन का जो होता है टायर, वो कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, कि ताकि जितना भी चार्जेज होगा वो टोटली अर्थ में चला जाएगा और उसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चार्जिंग का बहुत सारा रियल लाइफ में भी कॉजेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, रबिंग कर देंगे दो बॉडी को, तो चार्ज हो जाएगा। ओके, चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी को स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक क्यों, क्योंकि ये रुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक है, रुका हुआ है। और फ्रिक्शनल क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हुआ, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जो क्रिएट हुआ था, कैसे क्रिएट हुआ था, तो दो बॉडी को लेकर हम लोग आपस में क्या कर दिए थे, रबिंग कर दिए थे। जैसे ही हम लोग रबिंग कर दिए थे तो बॉडी क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पर कि दो बॉडी, एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, दोनों को जैसे ही हम लोग रबिंग करेंगे तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन उठकर चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर उठकर चला जाए।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उठ कर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे 11 पहले इलेक्ट्रॉन था तो 11 प्रोटॉन भी था, अगर एक उठाकर यहाँ पर डाल देता अब इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना, एज अ कंपेरिजन ऑफ क्या, प्रोटॉन। तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं जैसे 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ा तो ये अभी कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एज अ कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन्स में क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सेस हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, और नेगेटिव कैसा है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लिया। तो दो तरह का चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें और बात समझे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, जिसके बारे में हम लोग देख लिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द क्या, प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए एज अ कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है, अब चार्ज को हम लोग किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो चार्ज को जो है मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर इंटू क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको कि हम जनरली क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ये चार्ज का एसआई यूनिट है, ये क्या है, एसआई यूनिट। इसके अलावा चार्ज को हम लोग मेजर करने के लिए एक और यूनिट लेते हैं जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। यानी कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू होता है, मतलब स्टैट कूलम होता है, इसको स्टैट कूलम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, एंड 1 स्टैट कूलम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हो जाएगा। उसी तरह चार्ज का और भी यूनिट होता है, एब्सोल्यूट कूलम भी होता है, ये सब अलग अलग यूनिट है चार्ज का। एब्सोल्यूट कूलम में क्या हो जाएगा, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम होता है। फ्राइडेज भी होता है, फ्राइडेज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फ्राइडेज में क्या होता है कि 1 मोल में चार्जेस देखा जाता है कितना होता है, तो 96500 कूलम अबाउट, या 1 एम्पियर आवर भी होता है, ये भी चार्ज के यूनिट है जिसका वैल्यू होता है 3600 कूलम। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स है जिसमें हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इसको हम बोलते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये होता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 5 कूलम, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 + 3 यानी कि 5 कूलम माइनस 5 कूलम यानी कि 0। नॉर्मल लेके जोड़ देना है, जैसे कोई भी, जैसे +3 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 2 कूलम, ये कितना हो जाएगा टोटल। तो जैसे जोड़ घटाव, नॉर्मली अलजेब्रा का कहने का मतलब है जैसे नॉर्मल जो जोड़ घटाव होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 8 - 2 यानी कि 11, ये हो जाएगा 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 कूलम माइनस 2 कूलम यानी कि ये हो जाएगा 6 कूलम। तो नॉर्मली लेकर जैसे चार्ज को हम लोग जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं। जैसे अगर किसी सिस्टम पर अगर चार्ज अगर ऐसा होता है कि +Q1 हो, +Q2 हो एंड -Q3 हो, तो सिस्टम का नेट चार्जेस कितना हो जाएगा, नेट चार्जेस हो जाएगा Q1 + Q2 - Q3 हो जाएगा। इसको नॉर्मली लेकर जैसे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ते घटाते हैं, तो वैसे लेकर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट अगला प्रॉपर्टीज है कि इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, अगर किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग चार्ज का बात करें तो चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। अगर चार्ज का हम बात करें तो वो फिक्स्ड होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर इन होल नंबर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये 2 बॉडी अगर हम लोग लेते हैं, 2 बॉडी हम लोग लेते हैं, तो जैसे हम लिए थे 2 बॉडी, तो इस पर से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होता है ना, तो होल नंबर में होता है। होल नंबर में यानी कि एनी होल नंबर में। अब ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3, यानी मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1।
यानी कि मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि सबसे कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, कम से कम चार्ज हो सकता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी कि कम से कम चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 के मल्टीपल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन क्या है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, यानी कि टोटल सिस्टम, किसी सिस्टम पर चार्ज कितना होता है, Q = N, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है उस सिस्टम का। जैसे जहाँ N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि +-1 +-2 +-3, और E क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम क्या लिए, प्लस में लिए। अब क्या है, प्लस माइनस हम देख लेंगे, कोई कौन से बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, जो लॉस करेगा उसके ऊपर प्लस साइन, जो गेन करेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज टू बी ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कांस्टेंट होता है। दैट इज यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये क्या होता है, चार्ज केवल ओनली, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब यहाँ पर चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे कि हम लोग, जैसे कि दूसरा ए और बी अगर दो बॉडी है, अगर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ, नॉर्मल चीज़ है, तो यहाँ पर अगर ये +2 कूलम का चार्ज होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यही वाला चार्ज तो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक बात और दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स गया होगा तो क्या इसका मास घटा होगा, क्या इसका मास घटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो मास होता है। हाँ, तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास थोड़ा घट जाता है, और कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 9.11 10⁻⁻31 kg, तो स्लाइटली थोड़ा सा मास बढ़ा होगा या घटा होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया हुआ तो घट गया होगा और लिया होगा तो बढ़ गया होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, दैट इज मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट द, दैट इज चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। कभी भी अगर किसी भी सिस्टम पर अगर चार्ज है तो चार्ज है तो क्लियर बात है कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी का अगर मास है तो ये जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो। जैसे कि हम ये पेन लिए हैं, इसका मास तो है लेकिन इस पर चार्ज 0 है। तो अगर किसी सिस्टम पर अगर चार्ज है तो मास क्लियर है कि उसमें मास होगा ही, लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर भी चार्ज भी होगा। अगला बात, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि फ्रेम ऑफ, जैसे कि मोशन हम लोग बोलते हैं कि मोशन किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बॉडी अगर ट्रेन में जा रहा है, मोशन कर रहा है, और अगर उसी में बैठा हुआ अगर कोई चिनिया बादाम बेचने आया, वो देखा कि वो रेस्ट में, लेकिन ट्रेन ओवरऑल किस में जा रहा है, मोशन में जा रहा है। तो जब बाहर से उसको आदमी देख रहा है तो मोशन में है, लेकिन जब अंदर दिखा रहा है तो वो क्या है, रेस्ट में। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। अगर कोई चार्ज किसी सिस्टम पर अगर चार्ज 5 कूलम का है, तो या मोशन में हो या रेस्ट में हो, चार्ज जो है 5 कूलम का तो 5 कूलम ही होगा, यानी कि उसका फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अगला, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड व्हाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट। कभी भी देखते हैं तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है, तो रिपल्सन्स होता है।
इंसान में रिपल्सन्स होता है, इंसान और जानवर में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। जनरली हम लोग देखते हैं या हम लोग स्कूलिंग लाइफ में भी देखते हैं कि जो नॉर्मली जो होता है दोस्त लोग, जो लड़का लोग या लड़की लोग, तो मतलब वो सब में क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन अगर दोस्त अगर बगल में बैठी है या बैठा है तो तुरंत वहाँ अट्रैक्शंस होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये कारण क्या है, क्योंकि पोल का एक प्लस चार्जेज है तो दूसरा क्या है, माइनस चार्ज है। यानी कि चार्जिंग का पोल अगर चेंज होगा तो अट्रैक्शंस बढ़ेगा। यानी कि डिसिमिलर चार्जेज में क्या होता है, अट्रैक्शंस। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में कितना मेथड है। पहला है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में होता क्या, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी। यानी कि जो चार्ज बॉडी होता है उसको न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, द चार्ज बॉडी लॉसेस द सम ऑफ इट्स चार्ज, दैट इज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, कंडक्शन मेथड है क्या कि जैसे एक चार्ज बॉडी हम लेते हैं और एक हम कैसा लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी। ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी और ये क्या है, चार्ज बॉडी। अब इसमें क्या होगा कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में देखा जाए तो इस दोनों को क्या करना है, कांटेक्ट में लाना है। यानी कि कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे ये जोड़ देना है या क्या कर देना है, उसको सड़ा कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज किस पर चला जाएगा, न्यूट्रल बॉडी पर, और न्यूट्रल बॉडी भी जब कुछ देर के बाद देखा जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पर चार्ज सेम ना हो। बहुत सिंपल है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी, दोनों को लेकर सटा देना है चार्ज बॉडी। इसका भी हम जनरल लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं। गर्म दूध हो, उसको पानी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसका हीट ठंडा पानी में जाना स्टार्ट होता है और ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल चार्जिंग का पहला मेथड। दूसरा अगर हम लोग देखें एक बात ये बोल दिए, व्हेन आइडेंटिकल बॉडी होगा तो उस केस में चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पर इक्वल ना हो जाए। अगला मेथड इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे कि इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या करना है, चार्ज बॉडी इज केप्ट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पर चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाना होता है, नज़दीक ले जाकर रख देना होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड विद द अर्थ बाय द कंडक्टिंग वायर, और यहाँ पर ये बॉडी चार्ज होता है। कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, इंटरेस्टिंग है या। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के वजह से ही कोई बॉडी क्या होता है, कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एकदम सेम चीज हम लेते हैं, ये चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले जाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाता है किधर, फ्रंट फेस का, यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिसिमिलर चार्ज, यहाँ पर डिसिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है कहाँ, फ्रंट फेस पर, और सिमिलर चार्ज किस पर डेवलप हो जाता है, फार फेस पर। ये फार फेस पर क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडक्शन मेथड में बॉडी को नियर लाना है, ना कि सटा कर रखना है। कंडक्शन में हम लोग सटा दिए थे, यहाँ पर क्या लाना है, नियर लाकर रख देना। नियर लाकर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन होगा। इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसके पहले यही फिनोमेनन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन, जिसके वजह से कोई बॉडी चिपकता है। जैसे बाल में कंघी रगड़ते हैं, पेपर पीछे से चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, जैसे उसको लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन इस तरह का फिनोमेनन होता है, जिसके वजह से अनलाइक चार्जिंग में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बॉडी चिपकता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ये वाला फार फेस को अर्थिंग कर दिया जाता है, यानी कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही अर्थिंग कर दिया जाता है तो ये जो चार्जेज है प्लस चार्ज वो अर्थ में चला जाएगा, और कुछ समय के बाद ये बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये भी बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी था वो भी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके वजह से भी ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, इंडक्शन मेथड। और एक मेथड जिसको कि हम लोग पढ़े हैं, कौन सा, फ्रिक्शनल मेथड, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नहीं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब लोग देख लें। न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज। ठीक है, अगला होगा फ्रिक्शनल मेथड, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर दो बॉडी को लेकर आपस में रबिंग किया जाता है, जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके,
कुछ बातें और जानते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम लोग लेते हैं ड्राई हेयर लेते हैं, उसको अगर कंघी के साथ रगड़ते हैं तो बाल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और कंघी कैसा हो जाता है, कॉम्ब कैसा हो जाता है, कॉम्ब कैसा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह अगर हम लोग ग्लास रड को लेकर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो ग्लास रड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क रड कैसा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये सब रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। उसके बाद फर और उलन क्लॉथ, जितना भी उलन क्लॉथ होता है उसको जब हम लोग इबोनाइट रड या रबर से उसको रबिंग करते हैं तो ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव। हम लोग जनरली देखते हैं ठंडा के दिन में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग स्वेटर जब खोलते हैं तो उसके अंदर से स्पार्क निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी के फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पार्क क्रिएट करता है। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं उलन कोट ले लेते हैं, उसको अगर हम लोग प्लास्टिक सीट के साथ रबिंग करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह अगर सेम हम लोग बात करें कि पॉजिटिव चार्ज अगर उलन कारपेट लेते हैं, जब कारपेट लेते हैं और रबर शूज लेते हैं, उसको अगर रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के दौरान उलन कारपेट कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और रबर शूज कैसा होता है, रबर शूज कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चंस है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आए कभी भी तो वीडियो को पॉज करना है और कोशिश करना है कि अपने से सॉल्व करना है पहले, ठीक है। इज चार्ज पॉसिबल ऑन द बॉडी, यस और नो, बताना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है बॉडी पर, या होगा पॉसिबल या नहीं होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशंस करते हैं। तो चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो देख लेते हैं कैसे। Q इक्वल टू एन से, अगर n का वैल्यू अगर होल नंबर आता है तो वो चार्ज पॉसिबल है, अगर होल नंबर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है, यही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कैसे ट्रांसफर होता है, होल नंबर में। देख लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू क्यू बाई क्या, E, पहला क्वेश्चन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बाई इलेक्ट्रॉन का चार्जेस हम 1.6 लेते हैं इंटू 10⁻⁻9। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि ये पॉसिबल है, यानी कि यस बोल सकते हैं, पॉसिबल है। उसी तरह दूसरा हम लेते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा, n फिर से निकाल कर देख लेते हैं, Q बाई E, यानी कि वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 1.602 होता है, तो 1 पॉइंट हम लोग 6 लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.8 1.6 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉसिबल है, 0.5 आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी होता है, यानी कि ये चार्जेस पॉसिबल नहीं। तो उसी तरह हम लोग देख लेंगे, बाकी भी का भी 2 क्वेश्चंस को देख लेना है, वीडियो को पॉज करके बनाते रहना है और उसका आंसर को कमेंट करना है कि इसका पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि इसमें भी हम लोग देखेंगे एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे डी भी हमको देखना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई E, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 8 बाई 1.6 पॉइंट हटा देंगे 0, यानी कि 5। हाँ, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो देखना है, क्वेश्चंस को बनाना है, बनाकर उसको कमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारा आएगा, क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग इतना करेंगे कि एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा लेक्चर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻9 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव किया जाए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं, यानी कि एक मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, इतना चार्जेज है, ये पॉजिटिव चार्जेस दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम टू द मेटल सरफेस, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है n, यानी n इक्वल टू Q बाई E, ठीक है। ओके,
Q का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻9 और E का वैल्यू कितना दिया है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 19, यानी कि ये हो सकता है 10⁻10 1.16 इंटू 10⁻10, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से 2 जीरो को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं, तो 2 जीरो को उठा कर डाल देते हैं, तो ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, एक और जीरो हटा इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 8, 2 जीरो घटा दिए, एक पॉइंट हटाते, एक जीरो और बढ़ गया, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर 4 से काटेंगे, 4 से ले सकते हैं या 2 से ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 से लेते हैं, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 125, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 2.5, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, एज पर लेटेस्ट रिसर्च, एक लेटेस्ट रिसर्च के साथ ये हमको मालूम चला, रिसर्च अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया और बोला गया कि प्रोटॉन में 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और न्यूट्रॉन में भी 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इफ 2 टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिनोटेड बाय द एक्स ऑफ द चार्ज, यानी कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया गया कितना ठो, 2 ठो, एक एक्स लिया गया जिसके ऊपर चार्ज क्या है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा लिया गया वाई जिसके ऊपर चार्ज कितना है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टुगेदर with the electrons build up the matter, find the possible composition of the proton and the neutron, the possible compositions क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल कि प्रोटॉन के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होता है, प्रोटॉन में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज कैसा होता है +E, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है, लेकिन ये कैसा होता है तो पॉजिटिव होता है। तो इस दोनों को इस तरह से कॉम्बिनेशंस मिलाना है, 3 ही पार्टिकल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3 पार्टिकल, या तो 2 ये हो 1 ये हो, या 2 ये हो 1 ये हो, या तीनों यही हो या तीनों यही हो। ठीक है, कैसे भी हमको लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये ज़्यादा है तो 2 बार हम ये लेकर रख लेते हैं और 1 बार ये लेकर, तो क्या हो जाएगा x प्लस y। अगर हम देखते हैं 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/3 ऑफ, ये कितना हो जाएगा 3 LCM 2 2 4 -1, यानी कि 3/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैंसिल हो गया। हाँ, यानी कि प्रोटॉन में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल होगा XXY होगा, XXY मतलब कि 2 पार्टिकल इस तरह का होगा, इतना चार्ज का, एंड तीसरा होगा इस तरह का। न्यूट्रॉन में देखा जाए तो न्यूट्रॉन के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है 0। उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम 2 पार्टिकल ये ले लें और 1 पार्टिकल ये ले लें, तो 2 ये ले लेंगे तो -2/3 हो जाएगा और +2/3, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। हम तो देख सकते हैं, यानी कि 2 ठो y ले लेते हैं और 1 ठो x, तो -1/2 ऑफ -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 0 चार्ज। यानी कि न्यूट्रॉन में जो कॉम्बिनेशंस है, न्यूट्रॉन क्या क्या से मिलकर बना होगा XY से, इस तरह का कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को नोट करना है, वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहना। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। ये फाउंडेशंस में काम करेगा, 10th के बोर्ड में जनरली बहुत सारा बुक में नहीं दे रहा था, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत काम का चीज़ है, नॉलेज काम करे। तो ये है क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे कि हम लोग चार्जेस के बारे में जान चुके हैं कि चार्जेस होता क्या है, कि चार्जेस हम लोग जानते हैं
कि जब भी हम लोग दो चार्ज लेते हैं लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। लाइक चार्ज यानी कि प्लस प्लस लेते हैं तो रिपल्सन्स होगा, या माइनस माइनस भी हम लोग लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रिपल्सन, यानी एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन अगर बात बोला जाए कि प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है तो कोई ना कोई फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं। जनरली इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं, कूलम्स फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल दिया जाता है। तो ये कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से रिपेल करेगा, तो इसके लिए कूलम्ब से एक लॉ दिए कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सेपरेशंस, यानी कि उसके बीच का डिस्टेंस। जैसे कि अगर हम दो चार्ज लेते हैं Q1 और दूसरा लेते हैं Q2, अगर इस दोनों चार्जेस को स्मॉल r डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो इस दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स में भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, F = K Q1 Q2 बाई R², क्योंकि ये फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड का। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स का, यानी कि उतना ही फोर्स से चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज। और डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, जैसे बचपन से एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट वाली जो कहानी है मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेट जैसा बचपन में बहुत सारा बच्चा को मैग्नेट चिपका है, मैग्नेट बहुत दूर है, सर चिपक नहीं रहा है। अब मैग्नेट जैसे नज़दीक आता है चिपकना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि डिस्टेंस मायने रखता है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये चीज़, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर रहा है, डिस्टेंस का, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या आएगा, तो कांस्टेंट का साइन आएगा, जो कि है। और कांस्टेंट को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसको को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, जनरली कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है। और कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू, हमको वैल्यू बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका वैल्यू हम बता दे रहे हैं। पहले इसको इतना नोट कर लेना है, पहले इतना नोट कर लेना है, तो हम वैल्यू बताते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ओके, तो हम लोग इसके वैल्यू पर आते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच वैल्यू इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। और उसका वैल्यू कितना होगा सर, तो उसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹। जैसे कि हम दो चार्जेस के बीच में, जो दो चार्जेस लिए थे, उस दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना था, K Q1 Q2 बाई R²। और हम बता दिए थे कि फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अब अगर हम देखें जैसे नॉर्मल, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कि ये K का क्या वैल्यू होता है, K होता है क्या, K को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कभी भी भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या करते हो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कुछ ना कुछ तो डालते हो ना, यानी कि डालते हो तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट डालोगे। तो कांस्टेंट यहाँ K हो गया, K को ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाएगा। ये जो वैल्यू होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर, यानी कि जब भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो फोर्स उसके बीच का मीडियम पर डिपेंड करता है कि एयर है कि कोई वाटर है कि कोई मेटल्स है। यानी कि जब भी मीडियम अंदर का दोनों चार्जेस के बीच का अगर बदलेगा, चेंज होगा, तो फोर्स भी चेंज होगा। तो हम मान लेते हैं कि फॉर एयर और वैक्यूम, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना है 12th का सिलेबस में। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए K = 1/4π क्या होता है, अपसाइलन नॉट, इसका वैल्यू होता है K का, इसको हम लोग बोलते हैं अपसाइलेंट नॉट बोलते हैं। ठीक है, और यही अपसाइलन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, हमको पूरा चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कि सब वैल्यू क्या है। हाँ, ये याद रख सकता हूँ कि के का वैल्यू कितना होता है। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना वैल्यू याद रखोगे तो भी अच्छा से समझ में आएगा और बहुत अच्छा से क्वेश्चन सो कर पाओगे, ये आगे भी काम आएगा। हाँ, ऐसा आप साइलेंट नोट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। ऐसे मीडियम के लिए भी होता है, मीडियम के लिए, लेकिन वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं जितना पढ़ना है उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब इसी के अब इसको एडेड और सब्ट्रैक्टेड कैसे करेंगे, तो भाई फोर्स है, फोर्स को कभी भी ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो। जब भी फोर्स को हम लोग ऐड करने का बात आता है या सब्ट्रैक्ट करने का बात आता है तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स का रूल तो सर हम लोग पढ़े नहीं, इसीलिए बोल रहे फाउंडेशंस के लिए टोटली आप ध्यान। यहाँ पर जैसे कि दो वेक्टर है मेरे पास, दो वेक्टर, एक पी वेक्टर, वेक्टर को कभी भी एरो देकर डिनोट किया जाता है, एरो एरो। जिसको नहीं पता है तो ऐसे याद रखो, ए और बी, इस पॉइंट को हम लोग वेक्टर में इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इनिशियल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या चीज़, फाइनल पॉइंट, और हेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वेक्टर लिया जाता है, जैसे ए से लेकर बी, तो ए से बी जो लिया गया वेक्टर का, क्योंकि डायरेक्शन होता है, तो ए से बी ऐसा। बचपन में देखे हो कैसे सर, देखे कहाँ है बचपन में, आप बचपन में 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो क्या बोलते हो यहाँ पर भाई कितना फोर्स है, सर 0। क्यों होता है, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है, डायरेक्शंस पर डिपेंड कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी तरह अगर पी और क्यू मेरे पास दो वेक्टर है, यही फोर्स जैसे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि 5 न्यूटन 5 न्यूटन, सर दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो तुम बोलते हो कि एफ नेट फोर्स सर यहाँ पर कितना हो गया, 3 न्यूटन का। बस वही अगर मान लो कि दो वेक्टर हो, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है इसमें का, कुछ भी नहीं, तब हमको कैसे ऐड करेंगे, तब हमको ऐड करना होगा, यानी कि नेट चाहिए, रिजल्टेंट, यानी कि P + Q का मैग्नीट्यूड। फार्मूला याद रखो और कुछ ज़्यादा जानो, तो क्या हो जाएगा, P² + Q² + 2PQ cos थीटा। यहाँ पर P क्या है, P को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P, और Q को बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, हमेशा वैल्यू रखना है, उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ऐड करने का तरीका है। और कभी भी दो का ऐड करने का रिजल्टेंट जो मिलता है ना, दोनों का रिजल्टेंट जो मिलता है, ये कहाँ मिलता है, बीच में मिलता है। कभी भी दो वेक्टर को जोड़ते हो तब नॉर्मल है। एक रस्सी से कोई इधर बांध के खींच रहा है, कोई इधर बांध रहा है, कोई इधर बांध के खींच रहा है, कोई इधर बांध रहा है, आदमी किधर जाएगा, टी आगे जाएगा, यही जाएगा ना, ये एक आगे एक इधर, तो आदमी किधर जाएगा, एकदम आगे फेस टू फेस जाएगा। अब ऐसा तो एक आदमी इधर जाना स्टार्ट कर, जब फोर्स इधर से दोनों लगा है तो आदमी आगे ही जाएगा ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि फोर्स ऑफ जब भी रिजल्टेंट होगा, दोनों का नेट होगा, हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। इसके बारे में हमेशा याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो नोट कर लेना है, आगे हम बढ़ेंगे। थीटा क्या है, दोनों का बीच का एंगल है, बस ओके। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं का चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अ चार्ज स्मॉल q is placed at the each of the other two corners. If net electric force on charge q is 0, then find the value of q by small q। यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा बताना। मतलब कैसे बनेगा सर, क्वेश्चंस में ये दिया k का स्क्वायर, क्वेश्चंस में क्या दिया, पहले तो एक स्क्वायर दिया, ठीक है ले लिया जाए। तो स्क्वायर दिया गया, रेक्टेंगल बन रहा है, तो स्क्वायर दिया गया, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। और स्क्वायर के दोनों कॉर्नर, यानी कि इस पर भी कैपिटल क्यू और इस पर भी कैपिटल क्यू, और इसके अलावा दो वर्टिकली अपोजिट जो है, यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज और यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज। और स्क्वायर दिया है तो इसका साइड हम क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, तो ए साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जो क्या है उस पर हमको फोकस करना है। बोला क्या है कि इस क्यू चार्ज पर बाकी सबके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो पहले दिमाग लगाओ, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा,
दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर, प्लस प्लस में रिपल्सन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस प्लस में कैसा रिपल्सन, यानी ये भी रिपेल करेगा। अगर मान लो कि ये F1 फोर्स लगाया तो ये भी क्या लगाया F2, ठीक है। और ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल ही तो करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया F3। चलो ठीक है, निकाल दिए। तो अब पहले F1 मिल जाए और F2 मिल जाए, F1 और F2 मिल जाए। तो F1 और F2 कैसे मिलेगा, तो देख लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल वैल्यू ले रहे हैं। मॉड है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड मतलब कि केवल उसका रिजल्टेंट वैल्यू, डायरेक्शन से मतलब। फार्मूला क्या हुआ, दो चार्जेस के बीच का फार्मूला ये बताए थे, कितना बताए थे, F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो डालते हैं यहाँ पर K चार्जेस कितना है, Q स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना है A, ठीक है, रहने दो, यही रहने दो। A होगा, क्या होगा, A स्क्वायर, ठीक है। F3 का वैल्यू कितना होगा, अब पूछोगे कि सर F3 का वैल्यू कितना होगा। F3 का वैल्यू, चलो दिमाग लगाओ, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, K Q × Q, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है ये तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये यहाँ A, ये भी A, तो ये है क्या, हाइपोटेनियस है क्या, ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस है क्या। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस कैसे निकालते हो, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हो, √A का स्क्वायर और A का स्क्वायर। तो जब ये कितना हो जाएगा, √2A स्क्वायर, यानी कि √2A, यही ना, ये वैल्यू कितना हो गया, √2A, तो ये हो गया √2A का स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब समझो, ये दोनों पर से एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर एक ऊपर, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, दोनों का रिजल्ट ये दोनों का रिजल्टेंट बीच में, हमेशा बीच में। अब रिजल्टेंट होगा कितना, F1 + F2 का सर जोड़ने पर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग, हम बार बार बोल रहे हैं कि दिमाग लगाना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos कितना, दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है। देखो जिसको साइन कॉस नहीं आ रहा, थोड़ा सा नॉलेज रखो, अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा। ये दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, हम बताते जाएंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। और याद रखो बेसिक चीज़ कि cos 0 डिग्री का अगर वैल्यू पूछा जाए तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। हम बता दे रहे हैं हर चीज़ को, तभी क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो ये सर 0, तो ये कितना बचेगा, F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो यहाँ पर कितना हो गया, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और जब 0 हो गया और 0 जब डाल दोगे तो ये पूरा रिजल्ट तो 0 हो जाएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, 0 से गुना कर देगा पूरा रिजल्ट 0, ये खत्म। ये F1 का स्क्वायर F2 का, और F1 और F2 दोनों सेम है, कितना वैल्यू है, KQ बाई A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस KQ बाई A स्क्वायर का स्क्वायर। हम देखो तुमको बार बार तेज बनाना मेरा काम, यहाँ पे क्या होगा, K दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, क्या बचेगा बोलो, KQ बाई A स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से अगर निकाल दिए ये भी निकाल दिए, तो यहाँ से 1, ये भी 1, यानी 1 + 1, यानी कि KQ बाई A स्क्वायर √2। ये क्या आया, दोनों को जोड़ने पर, F1 और F2 को तो जोड़े, ऐड किया, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला, क्वेश्चंस बोला, अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस बोला कि यहाँ पर इस पर जो नेट फोर्स हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। F3 तो हम निकाले थे यहाँ पर, नेट फोर्स ये दोनों को जोड़ने पर कहाँ मिला, ये बीच में मिला, दोनों को जोड़ने पर कहाँ मिला, बीच में।
अब नेट फोर्स बोल रहा है कि 0, तो नेट फोर्स यानी कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ और F3 हुआ, दोनों मिलाकर F नेट यानी कि सबको मिलाकर ये वैल्यू क्या होगा 0। तो ये वैल्यू कितना है भाई के क्यू स्क्वायर बाई क्या 2 स्क्वायर F3, और इस दोनों को जोड़ने पर कितना आया, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, कितना हो गया के क्यू बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब जाके हो पाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा के क्यू कॉमन और नीचे से ए स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा यहाँ क्या क्यू बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा स्मॉल क्यू अंडर रूट 2 और इक्वल टू 0, इसको 0 में ले जाकर 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई 2 इक्वल टू क्यू अंडर रूट 2, माइनस में ये जाएगा तो इधर माइनस में। ठीक है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्यू, ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या बोल सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2√2 क्यू माइनस, यानी कि क्यू का वैल्यू कितना आ गया -2√2 स्मॉल क्यू, ये वैल्यू आ गया। कैसे, क्वेश्चंस क्या था फिर से हम बता दें, 2 चार्जेज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के कैपिटल क्यू चार्ज अपोजिट वर्टेक्स पर है। दूसरा चीज क्या बोला का चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। ठीक है, स्मॉल क्यू 2 अदर अपोजिट कॉर्नर्स पर है। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द क्यू इज 0, अगर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर क्यू पर अगर 0 है तो हमको बताना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू बाई ई का रेशियो पूछा है, तो रेशियो भी हम निकाल देंगे। अगर रेशियो पूछा तो रेशियो के केस में क्या हो जाएगा क्यू बाई स्मॉल क्यू और यहाँ पर -2 अंडर रूट 2, रेशियो पूछेगा तो रेशियो बता देंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले इस दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो लगा दिए रिपल्सिव फोर्स कितना F1 का वैल्यू कितना होगा, बार बोल रहे F1 का वैल्यू कितना होगा, यानी पर क्या था फॉर्मूला क्या था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्यू तो क्यू बाई ए स्क्वायर। उसी तरह F2 का वैल्यू भी एकदम सेम टू सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम है, ये दोनों का सेम होगा, तो दोनों को हम ऐड किए। जैसे ही हम ऐड किए तो ये वैल्यू कितना आया था, ये कितना आया के क्यू बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ये वैल्यू आ गया। इस दोनों को जोड़ने पर जो नेट आया ये किधर मिला, इसी के बीच में मिला, और F3 भी क्या है सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नेट फोर्स बोल रहा है क्वेश्चंस में 0 है, तो नेट फोर्स 0 यानी कि दिस और प्लस F3 का जो वैल्यू आया था वो F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये ए है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a, तो यही चीज को तो हम किए थे, यही तो वैल्यू किए थे। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितना आया था के क्यू स्क्वायर बाई 2, और दोनों में से के क्यू और ये ए स्क्वायर के क्यू ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा क्यू बाई टू, यहाँ पर कितना बचा क्यू अंडर 2, ये रिजल्ट 0, ये वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस में कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 अंडर रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 2 स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन ईच ऑफ द वेजिंग 1 mg एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ द 10⁻⁻6 कूलम एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चंस में क्या बोला, क्वेश्चंस में बोला कि 2 स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन ईच ऑफ द वेजिंग दिया है, वेट दिया है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वेट से हमको कोई मतलब है ही नहीं, वेट दिया है कंफ्यूजन के लिए, वेट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ द 10⁻⁻6 कूलम आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाना, तो वेट से क्या मतलब है,
कितना हो जाएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी कि यहाँ पर F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज भी दिया आपके बाद 10⁻⁻6 10⁻⁻6। और डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब मीटर में 10⁻⁻2 10⁻⁻2 यही ना, 100 से डिवाइड करे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 - 12 और नीचे हो जाएगा 10⁻4। तो 9 इंटू ये जब ऊपर चला जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा -3 + 4 यानी कि 9 इंटू कितना 10 यानी कि 90 न्यूटन। तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हलवा था, ये केवल कन्फ्यूजन्स के लिए दिया है 1 मिलीग्राम, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चंस को पहले अच्छा से पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़कर देखना है कि उसके अंदर कौन सा पॉइंट यूजफुल दिया। अब ये नहीं कि क्वेश्चंस आया बनाना स्टार्ट, पहले क्वेश्चंस को अच्छा से देखो, क्या क्या दिया है, फार्मूला को लिखो, क्या क्या उस फार्मूला में हमको डालना है, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाना है। तो ठीक है, तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चंस पर चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस। क्वेश्चंस में ये दिया है, क्वेश्चंस में जो दिया है कि यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को सर्टेन डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर जैसे कि दूरी पर रख दिया, अपने मन से कोई भी दूरी रख सकते हो। अब जब रख दिया तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये बोलो, चार्ज ना कितना होता है, कितना -1.602 इंटू 10⁻⁻19 किलो, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पर दोनों फोर्स लगाने के लिए बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एप्पल क्यों नीचे गिरा इसका रीजंस न्यूटन साहब तो बताएं, न्यूटन क्या बोले एप्पल नीचे क्यों गया, क्योंकि फोर्स लग रहा है, अर्थ कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से गिरा एप्पल नीचे। यानी कि यूनिवर्स का जितना ही बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स से, Gm1m2/r²। इसी फोर्स से कोई भी यूनिवर्स का जितना भी बॉडी है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसको दिमाग में हमेशा डाल देना। अब ये जब फोर्स है तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना होता है, जी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और मास कितना दिया है 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू दूसरा भी इलेक्ट्रॉने हैं 10⁻31 9.11 इंटू 10⁻31 या इसका स्क्वायर कर सकते हो और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। उसी तरह इस दोनों का बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वैल्यू कितना आएगा, ये कितना होगा, कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कूलम्स बोले कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो ये हो जाएगा, ये कितना वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू कितना है, तो हमको माइनस में लेना है, चार्ज हमेशा क्या लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि हमेशा क्या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1। अब दोनों का रेशियो निकाल लेना, अपने से रेशियो निकालो। जब रेशियो निकालोगे तो क्लियर बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा मच मच ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। इसको बनाना है, आंसर को कमेंट करना है, इसको जरूर ट्राई करना है। ये वैल्यू जो आएगा लगभग 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होगा किसके वजह से, ग्रेविटेशनल से। रीजन से पहला कि इसका देखो कांस्टेंट किस में है, माइनस में, और इसका कांस्टेंट किस में है, प्लस में। तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी थोड़ा जानना जरूरी है
क्योंकि बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एवरी चार्ज मेक्स अ फील्ड अराउंड द इट एंड इट इज इमेजिनरी। यानी कि धरती का जितना भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड बनाता है, चारों तरफ अपना फील्ड बनाएगा। कैसे, जैसे प्लस चार्ज लोगे तो प्लस बनाएगा, माइनस लोगे तो माइनस बनाएगा, ये फील्ड बनाता है हर चीज़। जैसे हर विलन का एक अपना क्या होता है, फील्ड होता है। उस फील्ड में जैसे ही आदमी इंटर किया, विलन लोग क्या करता है, गोला बारूद बम मतलब मारना पीटना भरना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका फील्ड है। उस फील्ड में जाओगे तो भाई फोर्स लगेगा। फील्ड में कैसा है, फोर्स। अब वो फील्ड इमेजिनरी होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो अब उस केस में तुम क्या करते हो, अब उस केस में हमको फील्ड चेक करना है तो क्या करेंगे, आईएएस ऑफिसर को भेज देंगे, आईएएस ऑफिसर को भेज देंगे या आईपीएस ऑफिसर को भेज देंगे। नहीं, सबसे पहले वो चीज़ को वो मतलब उस केस में हम लोग वैसा हवलदार या छोटा पोटा जो पोस्ट में हो उसको हम लोग भेजते हैं कि ठीक है भाई, उसको अगर मार खाएगा भी पिटाएगा भी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आईएएस को शहीद करा दोगे, सीएम पीएम को शहीद होगा, वहाँ पर छोटा कौन ले जाते हो, किसके लिए, टेस्ट करने के लिए। इसलिए उसका नाम क्या होगा, टेस्ट चार्जिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्जिंग। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, तो टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा, केप्ट एट द डायरेक्ट पॉइंट। तो उस केस में उस टेस्ट चार्ज पर जैसे फील्ड में तुम ले गया तो कितना फोर्स लगा उस पर, फोर्स बाई उसका टेस्ट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहीं पे यूनिट कोई पूछ दे, तब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो प्लस चार्ज द्वारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, यानी कि आउटवर्ड लाइन ऐसे दिखाते हैं। और माइनस के द्वारा जो भी हम लोग फील्ड लेते हैं वो क्या लेते हैं, टूवर्ड द पॉइंट चार्ज। हमेशा याद रखो हर चार्ज अपने अराउंड इमेजिनरी फील्ड बनाता है। और वो फील्ड कैसे हमको मालूम चलेगा, तो फील्ड में एक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, फोर्स बाय उसका चार्ज। वही ना, अब तुम गया भाई देखा, और जैसे ही वो छोटा मतलब पोस्ट का जो अफसर गया तो गया था भाई, उसको जितना मारा अंदाजा लगा, अरे गुंडा बहुत ही ताकतवर है। लेकिन अगर मारा पीटा नहीं, छोटा जो को छोड़ दिया तो बड़ा जाएगा, तो ऐसे ही दबो चलेगा। तो इस चीज़ को दिमाग रखना है कि छोटा बड़ा मतलब वहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है और 2 कूलम का चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा फील्ड कौन क्रिएट करेगा, 2 कूलम, क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फील्ड ज़्यादा बनाएगा, ये फील्ड ज़्यादा बनाएगा। जबकि ये फील्ड क्या बनाएगा, कम बनाएगा। 1 कूलम वाला कम बनाएगा, इसका आधा बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो कि पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। कितना स्ट्रेंथ से, कितना फोर्स से, जितना ज़्यादा फील्ड होगा उसके साथ। अब यहाँ पर एक बात याद हो कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बता दिए कि ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या बता दिए, टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये तो बता चुके हैं, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, छोटा। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अगला चीज, अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कभी भी एक पॉइंट चार्ज को हम जब रखते हैं, जब भी हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लिए Q, और इसके द्वारा स्मॉल r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट पर, जो कि A पॉइंट पर चार्ज था, Q चार्ज प्लस, इसके द्वारा इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा। तुम देखते हो, देखा भी होगा कि जैसे अर्थ भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना है, तो अर्थ के सरफेस पर जो कोई बॉडी रहता है खड़ाक खींच जाता है, दम दाग, जैसे जैसे दूर होते जाता है अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाता है। फाइनली अट्रैक्शन फोर्स क्या खत्म हो जाएगा और बॉडी कहाँ चलेगा, स्केप कर जाएगा, यानी कि उस सरफेस को छोड़ चलेगा। चार्ज में भी होता है, जब तक नजदीक है खड़ाक फोर्स फील्ड ज़्यादा, और फोर्स, लेकिन जैसे जैसे दूर चलते गया फोर्स क्या होता गया, कम होता गया। तो इस पॉइंट पर अगर बोला जाएगा फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा E = KQ बाई क्या,
के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो ये करने का मतलब फार्मूला याद रखो, नहीं रखना चाहते तो थोड़ा सा ये देखो, तुमको चेक करना है तो कर लो। पहले क्या है भाई, यहाँ फील्ड क्या है, तो वही छोटा सा लेकर डाल दी। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया, तो फोर्स कितना लगाएगा, कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि के Q0 बाई क्या आर स्क्वायर। अब अगर हमको फील्ड पूछा तो पहले तुम्हारे पर फोर्स कितना लगाया, बाई टेस्ट चार्ज, तो कितना लगाया, के Q0 बाई आर स्क्वायर बाई Q0 कैंसिल, के क्यू बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। के ही तो है ये जिसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो पढ़ना जरूरी है, अगर आज पढ़ लोगे तो आगे मेहनत करना नहीं पड़ेगा, अगर आज नहीं पढ़ोगे तो आगे मेहनत करना पड़ेगा, छोटू बल में पढ़ना पड़ेगा। जितना आगे रहोगे एडवांस रहोगे तो उतना ही ज़्यादा आगे जाकर आराम मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में कितना मेहनत करते हो। नहीं मेहनत करोगे तो जीवन भर मेहनत करोगे, क्योंकि जीने के लिए आदमी लोग को तो खाना जरूरी है और खाना के लिए कमाना तो जरूरी है, और कमाने के लिए आप कैसा काम करते हैं उसके लिए आपको पढ़ना लिखना जरूरी है। नहीं तो कैसा भी काम करेंगे, लेबर भी जीता है और एक डॉक्टर इंजीनियर भी जीता है। अब कैसा जीना है वो अपना डिसीजन है। तो फील्ड को हमेशा याद रखना है कि 1 प्लस चार्ज द्वारा हम बता दिए कि हमेशा अवे होता है, माइनस चार्ज द्वारा क्या होता है टूवर्ड्स होता है। अगर उस फील्ड में कोई क्यू चार्ज को रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कहीं पर फील्ड है, कहीं पर हम एक फील्ड बना दिए। हमेशा याद रखो कि प्लस चार्ज द्वारा फील्ड कैसा होगा, अवे होगा हमेशा। ये सब आगे काम आएगा। ऐसे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या काम है ना, हम बताएंगे ना कि वहाँ पर बैटरी का काम करंट देना नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। सर अभी तो पढ़ें करंट, बैटरी करंट देता है, वो सब बताया जाएगा जब ये पढ़ोगे तब वहाँ पर अच्छा से सुनो। तब फील्ड कैसा होता है, प्लस से माइनस में जाता है, और इसी फील्ड में अगर कोई एक क्यू चार्ज को ले जाकर रख देते हो, तब अगर प्लस में चार्ज होगा तो ये फील्ड फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, प्लस होगा तो ऐसे जाएगा। अगर यही मान लो कि माइनस होता तो कैसा आ जाता भाई, इधर, यानी कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स से, तो F = KB। तुम जानते हो E = क्या था, F/Q0 था ना, तो F = क्या हो जाएगा, F = कितना हो जाएगा E × Q0, तो वही Q0 × E, Q0 नहीं है यहाँ पर Q है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, काम करेगा, क्वेश्चंस बनेगा इस पर भी। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स कैसा लगेगा, जैसा फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब अगला जो टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि अगला टॉपिक जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि हम लोग अगला वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशंस होगा। अगर ये पहले पढ़ लो, अच्छा से पढ़ लो। इसका बोर्ड में उतना यूज नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड का एक पढ़ाई को समझने के लिए, जितना भी कंसेप्ट को अगर क्लियर करने के लिए सब नॉलेज होना जरूरी है। तो ये पढ़ कर आओ, अच्छा से पढ़ो, और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।